तो आज हम पढ़ेंगे डॉट नेट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर कि डॉट नेट में जो कंसेप्ट्स होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, और जो डॉट नेट में जो वी डॉट नेट और इत्यादि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट्स को कैसे फॉलो करती हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक डिज़ाइन अप्रोच है, जिसमें मतलब एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने की एक अप्रोच है जिसमें रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कंपेरेटिवली जो कन्वेंशनल में फंक्शन या मेथड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो पहले जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे सी वगैरह, तो उनमें जो मेन फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट और डेटा की बजाय एक्शन और लॉजिक पे होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे उसको सॉल्व करना है। उस पर ज़्यादा जो आपका एक्शन वाला पार्ट है और जो लॉजिक वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट होता है रेदर देन डेटा पे। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये किया गया कि जो मेन फोकस होगा वो डेटा ऑब्जेक्ट्स में होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये एक इसमें जो डेटा है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, उस पर कंस्टेंट उसको किया जा सकता है उस पर। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर इत्यादि डेटा के जो मूवमेंट है उसको हैंडल किया जा सकता है। ये सब फीचर प्रोग्रामिंग जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनमें नहीं थे। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो क्रिटिकल एलिमेंट जो डेटा है बेसिकली वो फ्रीली मूव नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिक्योरिटी इसका इनहेंस होता है कि आप मेक श्योर हो कि कोई बाहर से कोई फंक्शन, कोई क्लास या कोई प्रोग्राम आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो ये फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देता है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, जो अगर आप आगे पढ़ेंगे कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड इत्यादि जो भी एक्सेस मॉडिफायर हैं उनसे बेसिस पे उस फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग प्रोग्रामर ये मेक श्योर कर सकता है कि जो डेटा है उस प्रोग्राम का वो बाहर के किसी ऑब्जेक्ट या किसी फंक्शन इत्यादि या किसी क्लास या प्रोग्राम से एक्सेस ना हो। तो और फिर इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, जो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है उसको डिकम्पोज करके एंटिटीज़ में तोड़ा जा सकता है। और मेन इसका होता है कि रीयूजेबिलिटी की प्रोग्राम जो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो प्रोसीजरल लैंग्वेज सी वगैरह, उनमें रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट इतनी अच्छे से फॉलो नहीं किया गया। उसमें अगर कोई प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसको अपने प्रोग्राम में इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते जितना जो फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देता है। तो जो विजुअल बेसिक है जो है वो भी ऑब्जेक्ट बेस्ड थी, और जो VB.NET है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जैसे पहले C++ में ये बात की जाती थी कि क्या C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ट्रूली 100%। तो एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है C++, बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में नहीं ले सकते, इसलिए जो C++ है वो एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बट .NET जो है VB.NET वो एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अतः अगर ये एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी फीचर हैं जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन इत्यादि, एनकैप्सुलेशन सबों को सपोर्ट करती है। तो इसके जो फीचर हैं कि प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, और डेटा जो है हिडन होता है, जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है कि, और उसको बाहर वाले फंक्शंस से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं, मैसेजेस के एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं थ्रू फंक्शंस। और कोई भी नया डेटा या फंक्शन ऐड करना है तो अगर आपका जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर को फॉलो कर रहा है, उसके डिज़ाइन अप्रोच को फॉलो कर रहा है, तो उसकी मेंटेनेबिलिटी बहुत इजी होगी। कोई नया उसमें आपको फंक्शन या कोई नया फीचर ऐड करना है तो वो इजीली ऐड और डिलीट किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेन कंसेप्ट हैं जो है ऑब्जेक्ट हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो है, क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली एक रन टाइम एंटिटी हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में, जिसमें
जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको ऑब्जेक्ट की टर्म में सॉल्व किया जा रहा है। तो बेसिकली जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उन्हीं के द्वारा डेटा का आदान प्रदान होता है। तो बेसिकली अगर क्लास की फॉर्म में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जो क्लास का इंस्टेंस होते हैं। तो अगर एक जैसे नॉर्मल अपन बात करते थे जैसे इंट और ए, मैंने इंटीजर एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट ए, तो ए उसका का डेटा टाइप एक वेरिएबल बन रहा है, उस किस टाइप का, डेटा टाइप का। तो सेम क्लास और ऑब्जेक्ट में भी एक रिलेशन होता है कि अगर एक क्लास स्टूडेंट नाम से मैंने बनाई स्टूडेंट और st1 उसका एक ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट st1, तो ये अपन ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्लास होता है। और उल्टी टर्म में ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली क्लास का एक इंस्टेंस है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी हैं जो कि एट्रीब्यूट और बिहेवियर जो कि फंक्शन इत्यादि रखते हैं। तो क्लासेस क्या हो गई, जो क्लास होंगी वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि एक सेविंग अकाउंट करके मैंने एक बैंक की एक क्लास है, तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो क्या हो गए, जितने भी प्रकार के सेविंग अकाउंट्स हैं वो सब एक एक ऑब्जेक्ट हो गए, तो उनका एक कलेक्शन बन गया सेविंग अकाउंट एक क्लास। सेम अगर मैं कॉलेज में बात करूं कि कॉलेज में एक ये 10 बच्चे हैं, ये सब एक कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, कंप्यूटर इनकी स्ट्रीम है, तो उसको मैंने क्लास का नाम दे दिया कंप्यूटर। तो उस क्लास के अंदर जितने भी उसके अंडर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो सिमिलर टाइप के आ रहे हैं। तो क्लासेस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक कलेक्शन है। और ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ही क्लास का एक इंस्टेंस होते हैं। तो और लेमन की टर्म में बात करें तो ऑब्जेक्ट और क्लास का जो मेन डिफरेंस ये है कि एक किसी पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं अपन तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, और एक जेनरिक बात कर रहे हैं तो क्लास हो गया। तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक टेबल की मैं बात कर रहा हूँ कि ओनली दिस पर्टिकुलर टेबल जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कलर और इसका सब कुछ, इसके मटेरियल वगैरह, तो मैं एक पर्टिकुलर एक थिंग की बात कर रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। और इस प्रकार की सेम जो टेबल है उनका एक ग्रुप वो एक उसका क्लास हो गया। तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या डिफ्रेंशिएट है। और फिर क्लास क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो डॉटनेट जो बैकग्राउंड है उसमें क्लासेस को इस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है। और तो जो क्लास है, एक क्लास कीवर्ड हो गया, बॉक्स एक क्लास का नाम हो गया, उसमें आप वेरिएबल उसको असाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, बेसिकली डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हो, और मेथड को भी डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हो। तो और ये ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन है तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है कि डिम कीवर्ड के द्वारा, डिम box1 एज बॉक्स। तो बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया अपन ने, box1 इक्वल टू न्यू बॉक्स, मेमोरी एलोकेशन के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ और बॉक्स। तो बॉक्स यहाँ पे जो box1 एक ऑब्जेक्ट बन गया किस क्लास का, बॉक्स क्लास का। ऐसे सेम नेक्स्ट लाइन में box2 एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और किस क्लास का है, बॉक्स क्लास का। तो जो box1 है ये ऑब्जेक्ट बन गया बॉक्स क्लास का, और ऐसे ही box2 बन गया बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। इसको और देखते हैं अपन। तो ऐसे मानिए जैसे ये मैंने एक बॉक्स क्लास बनाई, तो बॉक्स क्लास के अभी केवल मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, कुछ लेंथ होगी, कोई लेंथ हो सकती है इनकी, ऐसे किसी बॉक्स की विड्थ होगी। तो ये तो जेनरिक हो गया। अब ऐसे ही तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा अगर box1 है, तो box1 का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप यहाँ पे वैल्यू उसकी दे रहे हो कि box1 है, तो box1 की लेंथ है 10, तो 10, box1 की विड्थ 20 मान लो, तो 20। ऐसे ही box2 के लिए भी आप डिफाइन कर सकते हो, उसकी अपनी लेंथ और विड्थ होगी, ये box2। तो इस प्रकार ये क्लास हो गया। तो क्लास में आप उसके वेरिएबल क्या क्या होंगे, मेथड क्या क्या होंगे, ये डिफाइन या डिक्लेयर कर रहे हो। और इंडिविजुअल वैल्यू जो मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे वो ऑब्जेक्ट के द्वारा होगी कि इस पर्टिकुलर बॉक्स, एक box1 है उसकी लेंथ और विड्थ क्या है, ऐसे box2 की लेंथ और विड्थ क्या है, ये सब अलग अलग असाइन होंगी। तो ऐसे ही जब box1 की अगर आपको विड्थ चाहिए तो आप डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हो box1 डॉट विड्थ,
बॉक्स टू डॉट विड्थ, ऐसे बॉक्स टू डॉट लेंथ। प्लस इसमें एक्सेस मॉडिफायर का भी यूज़ होता है कि अगर एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है तो बाहर से आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वो बात की बात है। बट ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा आप उसके जो भी मेंबर्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया बॉक्स वन। तो इसलिए ये रूल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि क्लास की जितने भी वेरिएबल और मेथड्स हैं उनको आपको एक्सेस करना है तो आप उसको ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉक्स वन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे बॉक्स टू, तो बॉक्स टू से उसकी विड्थ और लेंथ और जो भी उसके वेरिएबल्स डिफाइन है उनको आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आता है कंसेप्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इनहेरिटेंस क्या है, बेसिकली एक रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट लेके आता है, रीयूजेबिलिटी का फीचर लेके आता है। तो बेसिकली ऐसा सोचिए कि एक ऑलरेडी एक क्लास है, एक जो बिल्ड है, टेस्टेड है, सब कुछ अच्छी तरह वर्क कर रही है, डिबग्ड है, पूरा एक बेहतरीन उसमें परफॉर्म कर रही है। और आप अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें आपको लग रहा है कि ये जो ऑलरेडी फीचर है वो क्लास के द्वारा इम्प्लीमेंटेड है, मैं उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकता हूँ। तो आप अपने इसमें अपने प्रोजेक्ट में उस क्लास को ले सकते हो, बेसिकली रीयूज़ कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कोड को रीयूज़ कर पाओ। तो इनहेरिटेंस यही फीचर कर रहा है कि एक कोई क्लास जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जिसके अपने वेरिएबल होंगे, मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे, वो क्लासेस अगर के जो फीचर हैं वो आप अपनी क्लास में इनहेरिट कर पा रहे हो। तो जैसे तो एग्जांपल के लिए मान लो एक कोई क्लास है, व्हीकल करके क्लास है, व्हीकल करके क्लास है, और इसके आप अगर मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ सपोज़ कार, तो व्हीकल क्लास के जितने भी वेरिएबल्स, मेथड्स वो हैं, आप नीचे कार क्लास में आप यूज़ उसको कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली व्हीकल क्लास जो है, ऊपर वाली क्लास, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्लास है, और नीचे वाली जो कार क्लास है ये न्यू क्लास है। तो जो ऊपर वाली क्लास रहती है, मतलब जो ओल्ड क्लास है, उसको बेस क्लास बोलते हैं, और जो नीचे वाली क्लास है ये हो गई डिराइव्ड क्लास। तो ये बेस क्लास और डिराइव क्लास, तो जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो बेस क्लास होगी और जो न्यू क्लास होगी वो डिराइव क्लास होगी। तो इसमें तो इनहेरिटेंस समझ में आ गया कि आप बेसिकली एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शंस हैं, आप उनको इनहेरिट कर रहे हो न्यू क्लास में, तो वो इनहेरिट कंसेप्ट हो गया। तो ओल्ड क्लास को बेस क्लास बोलेंगे और न्यू क्लास को डिराइव क्लास बोलेंगे। इसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या है कि कोई वन थिंग वन फॉर्म मीन्स कोई ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट थिंग है, उसका जो रोल है हर जगह अलग अलग है। तो बेसिकली वन नेम मल्टीपल फॉर्म इसको बोला गया है कि अगर कोई एग्जांपल लें कि कोई पर्सन है, वो पर्सन अपनी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, कि कहीं पे वो एक ब्रदर का रोल प्ले कर रहा है, कहीं पे ऐसे अगर वो कॉलेज में आ रहा है तो उसका रोल स्टूडेंट का हो गया, अगर वो एज ए फैकल्टी आ रहा है तो वो फैकल्टी का रोल प्ले कर रहा है। यदि वो अलग अलग तरह के अपनी लाइफ में रोल प्ले कर रहा है, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म लेकिन पर्सन वो एक है, तो वो वही है वन थिंग मैनी फॉर्म। तो बेसिकली अगर कोई ऑलरेडी कोई मेथड है या कोई ऑपरेटर है और वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का रोल प्ले कर रहा है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। जैसे एक प्लस है, प्लस जो ऑपरेटर है वो प्लस एडिशन के लिए भी काम में आता है। मैंने 2 + 3 लिखा तो आंसर 5 दे रहा है, तो जो प्लस है दो इंटीजर के बीच में एडिशन का भी काम कर रहा है। प्लस मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 2.5 + 3.5 उसका भी वो रिजल्ट देगा। तो प्लस दो डबल नंबर के बीच का भी या फ्लोट नंबर के बीच का भी एडिशन कर रहा है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस कॉन्केटेनेशन का भी काम करता है, स्ट्रिंग कॉन्क्रीट कर रहे हैं कि अगर मैंने एक वर्ड लिखा संजय और कुमार, इन दो जो अलग अलग स्ट्रिंग है, इनको एक साथ मर्ज करना है, कॉन्केटेनेट करना है, तो मैं प्लस जो है ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो प्लस आप देख पा रहे हो ऑपरेटर एक है और वो अलग अलग प्रकार का अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ आ रहा है। सेम कोई भी अगर आप एक फंक्शन लिखा, एरिया का कोई फंक्शन लिखा, तो उस एरिया का जो फंक्शन का यूज़ क्या है कि किसी शेप का एरिया कैलकुलेट करके देना।
तो बाय यूज़ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के जितने भी कंसेप्ट है उसकी वजह से आप किसी भी, तो वो एरिया का जो फंक्शन है वो हो सकता है रेक्टेंगल का फंक्शन एरिया भी कैलकुलेट करके दे रहा हो, आपको स्क्वायर का एरिया भी कैलकुलेट करके दे रहा हो, और किसी शेप का भी एरिया कैलकुलेट करके दे रहा हो, तो फंक्शन नेम एक है और बट वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से ट्रीट हो रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट यही है कि कोई वन थिंग और वन मल्टीपल फॉर्म्स में उसको यूज़ किया जा रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को दो पार्ट में बांट दिया है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो है एक मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग एक प्रकार का स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, वो आगे देखेंगे अभी। ऐसी जो मेथड ओवरराइडिंग है वो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है? तो मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली एक कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का ही। तो इसमें क्या है, जो मेथड मतलब फंक्शंस, तो वो फंक्शंस सेम नाम के हैं बट उनके जो सिग्नेचर हैं वो अलग अलग है। वो एक क्लास में भी हो सकते हैं, डिफरेंट क्लास में भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो मेथड ओवरलोडिंग है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया कि अगर कोई एक क्लास है जिसमें एक फंक्शन का नाम है ऐड, तो एक फंक्शन ऐड बना दिया, उसी क्लास में मैं दूसरा फंक्शन ऐड बना सकता हूँ बट उसके सिग्नेचर मतलब उसमें जो पैरामीटर पास हो रहे हैं, या तो उनके जो पैरामीटर पास हो रहे हैं उनका नंबर अलग अलग होना चाहिए, या जो पैरामीटर हैं उनके डेटा टाइप अलग अलग होने चाहिए। बेसिकली उनका रिटर्न टाइप अलग अलग होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, मेथड ओवरलोडिंग का एक पार्ट हो गया। तो ये जो तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, बेसिकली फंक्शन का नाम सेम है बट उसके जो सिग्नेचर हैं वो अलग अलग हैं। सिग्नेचर में उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स और उन पैरामीटर का जो डेटा टाइप है वो आता है। वो एक क्लास में भी हो सकते हैं, अलग अलग क्लास में भी हो सकते हैं। तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो गया। तो इसका एक एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लास है, एक पब्लिक क्लास, एक क्लास है उसका नाम है वन। इसके अंदर एक ऐड फंक्शन है ऊपर और एक ऐड यहाँ पे भी है। तो सेम फंक्शन का जो नाम है वो सेम है बट इनका सिग्नेचर अलग है। सिग्नेचर कैसे? इसके अंदर जो पैरामीटर है, यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन में केवल एक पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, और लेकिन जो नीचे वाला जो ऐड फंक्शन है इसके अंदर दो पैरामीटर है इंटीजर टाइप के। तो इनका सिग्नेचर अलग हो गया। तो ये एक मेथड ओवरलोडिंग हो गया कि यहाँ पे जो फंक्शन है उनकी ओवरलोडिंग की जा रही है, मेथड्स की ओवरलोडिंग की गई है। सेम इसमें तीसरा जो ऐड फंक्शन है, इसमें नीचे 3 इंटीजर वेरिएबल लिए गए हैं ऐसे पैरामीटर। सेम मैं ऐसे भी कर सकता था कि एक और फंक्शन बनाना था ऐड, उसमें एक ही पैरामीटर होता लेकिन इंटीजर की जगह इस बार फ्लोट डाल देता, तो भी वो एक फंक्शन ओवरलोड हो जाता। तो प्लस इस केस में जो मेथड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो एक ही क्लास के अंडर हैं। क्लास जिसका नाम वन है उस क्लास के अंडर है। इनको अलग अलग क्लास में भी कर सकते हैं। जो अभी बेस क्लास और डिराइव क्लास का कंसेप्ट देखा कि बेस क्लास में मैंने कुछ फंक्शन बना दिए, डिराइव क्लास में भी बना दिया। फिर उसके बाद यह था ओवरराइड वाला मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग में अभी अपन ने देखा कि फंक्शन का नाम सेम है बट उसका सिग्नेचर अलग अलग है। मेथड ओवरराइडिंग में फंक्शन का नाम भी सेम है और उसका सिग्नेचर भी सेम है। तो इस केस में अब तो मतलब फंक्शन पूरी तरह आइडेंटिकल हो चुका है, उसका नाम भी सेम है और सिग्नेचर भी सेम है। सिग्नेचर मतलब उसके अंदर के जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स और उन पैरामीटर का जो डेटा टाइप है वो भी सेम है। तो फंक्शन आइडेंटिकल हो गए, मतलब उनकी बॉडी डिफरेंट हो सकती है बट उनका ऊपर का सिग्नेचर सेम है। तो इस केस में आप एक क्लास में तो रख नहीं सकते, तो उनको अलग अलग क्लास में रखना है, बेस क्लास में और डिराइव क्लास में। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या हो गया, जब बेस क्लास और डिराइव क्लास में ऐसे फंक्शन प्रेजेंट हैं जो कि जिनका नाम और सिग्नेचर दोनों सेम है, तो वो क्या हो गया, मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग में ये ज़रूरी है कि जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग क्लासेस में, मतलब जो इनहेरिटेंस में बेस और डिराइव क्लास में उपस्थित हैं। तो ये कंसेप्ट फिर क्या हो जाएगा, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म मतलब इसमें जो बाइंडिंग होती है वो रन टाइम पे होती है, लेट बाइंडिंग होती है। तो लेट बाइंडिंग का क्या मतलब है, जो आपके फंक्शंस की जो कॉल के टाइम पे जो डेफिनेशन कॉल हो रही है वो रन टाइम पे कॉल हो रही है, जबकि मेथड ओवरराइडिंग था ओवरलोडिंग था वो
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म था। इस पे जो बाइंडिंग थी कंपाइल टाइम पे हो रही थी, इसलिए उसको अर्ली बाइंडिंग बोलते थे। तो इसलिए जो कोई भी मेथड कॉल हो रहा है वो उसकी डेफिनेशन कंपाइल टाइम पे कॉल हो रही है। तो ये मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट हो गया कि कोई एक क्लास है बेस क्लास, और एक इसको इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को, एक है डिराइव क्लास जो बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है इनहेरिट कीवर्ड के द्वारा। तो इसमें जो एक फंक्शन हो गया जिसका नाम है सब मेथड, और इस क्लास डिराइव क्लास में भी उस फंक्शन का नाम सब मेथड आ गया। तो ये मेथड ओवरराइडिंग हो गई। इनका देखिए आप देख सकते हैं इनका सिग्नेचर दोनों का सेम है। सब मेथड जो फंक्शन है इसका नाम तो सेम है ही, उसके अलावा अंदर किसी में भी दोनों में पैरामीटर नहीं है, तो दोनों का जो सिग्नेचर सेम आ गया। तो ये जो कंसेप्ट हो गया ये मेथड ओवरराइडिंग का हो गया कि आपके जो फंक्शन का नाम भी सेम है और उनका सिग्नेचर भी सेम है, तो और वो दोनों फंक्शंस हैं वो बेस क्लास और डिराइव क्लास में प्रेजेंट है। तो ये मेथड ओवरराइडिंग हो गया। फंक्शन का नाम अगर तो सेम है बट उसके सिग्नेचर अलग अलग है, तो वो जो कंसेप्ट हो जाता है वो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हो जाता है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसलिए थैंक यू।